नमस्कार, वेलकम बैक टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूं आपको आपके अभी अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपको इसमें जानने के लिए मिलेगी, जैसे नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसमें हम बात करेंगे ही। और इसके अलावा नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, है ना। और एक चीज आपको बताऊंगा, कार्ल लिने वॉन कौन है, या कैरोलस लिनियस के बारे में, है ना। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमको छोटी छोटी चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, दो चीज आती हैं, एक है लिविंग, दूसरी है नॉन लिविंग। अब हम लोग बोलते हैं कि हम लिविंग हैं। क्यों है लिविंग? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ हम लिविंग हैं? तो वो चीजें देखिए, 8 चीजें मैंने आपको बताई थी। 8 चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें से आपको एक बार और बताया दे रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक। फोर्थ हो गया आपका रिप्रोडक्शन। इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। फिफ्थ हो गया आपका रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडॉप्टेबिलिटी या एडॉप्टेशन कहिए, एडॉप्टेबिलिटी। और कौन सा पार्ट हो गया? इरेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता, और आपका कौन सा हो गया एक और? मोर्टेलिटी। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी जो एक सजीवों का लक्षण दर्शाता है कि हाँ हम लिविंग है। हमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल, है ना, क्या होता है, डायग्राम जिसको बोलते हैं, एक संगठन, है ना। ग्रोथ पाई जाती है हमें। हम जब एक छोटा सा बेबी क्या होता है, धीरे 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 करके क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें ग्रोथ हो रही है, इसलिए वो बड़ा हो रहा है। थर्ड चीज होगी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि अपने जो बॉडी के अंदर क्या होती रहती है, बहुत सारी उपापचय, जिसको क्रियाएं बोलते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, है ना। जैसे फूड क्या होता है, हम लेते हैं और फूड में जो भी उससे एनर्जी मिलती है उसका हम यूज कर लेते हैं, और इसके बाद उस जो ऐसा एग्जिटरी जो प्रोडक्ट्स है उसको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ये हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन होने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जीवों की जो निरंतरता है उसको बना के रखना, है ना। जैसे एक नई संतति उत्पन्न हुई। अब देखिए, रिप्रोडक्शन में आपको 2 चीज पढ़ने के लिए मिलेगी। पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपको मिलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन 2 रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, 2 टाइप के। एडॉप्टेबिलिटी की मैंने उस दिन बात की थी। एडॉप्टेबिलिटी मतलब कि अनुकूलन। अनुकूलन की कोई भी जीव है, वो जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, तो वो उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो अगर वहां रह रहा है तो उसको रहने के लिए अपने अंदर एडॉप्टेशन लाना होगा। सभी जीव जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर उस एरिया के लिए उनके अंदर एडॉप्टेशन नहीं है ना, तो वो जीव वहां ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकता। ये आप सभी चीजें जानते हैं, एडॉप्टेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है इरेबिलिटी। इरेबिलिटी मतलब कि इरेबिलिटी और एडॉप्टेशन लगभग सेम ही कह सकते हैं, इनमें ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता।
एडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन और इरेबिलिटी मतलब होता है उत्तेजनशीलता। इसकी मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता यानी बाहरी उद्दीपनों के प्रति जो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा उद्दीपन होता रहता है जिसके प्रति यदि हम उसके प्रति यदि क्रिया करते हैं, क्रिया करने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब यह है कि उत्तेजनशीलता मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी बाहरी उद्दीपन है, हो रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति भी हमारी कोई क्रिया हो रही है, कुछ रिएक्ट हम भी कर रहे हैं उस उद्दीपन के प्रति, तो ये चीज हमको पढ़ने के लिए मिली किसमें, इरेबिलिटी में। मोलैरिटी मतलब कि गति, है ना, सजीवों में क्या होती है, गति होती है, गतिशील होते हैं सजीव। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाया था, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो मैंने बता दी थी, और जो कुछ बची हुई थी वो चीजें आज मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और बात कर लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमको याद रखना चाहिए, जो या हम याद रख सकते हैं। तो देखिए, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे यूनिवर्स का हमारा जो 20% भाग है वो किससे बना हुआ है मेरे भाइयों, हीलियम से बना हुआ है, और 80% जो भाग है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, आप मुझे बताइए कि 20% भाग में क्या है, पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण पदार्थ का हम बात कर रहे हैं, जिसमें 20% भाग से मिलकर बना हुआ है हीलियम से, और 80% भाग जो मिलकर बना हुआ है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उन एलिमेंट्स में से यानी कि करीब 92 एलिमेंट्स में से जो 24 एलिमेंट्स हैं वो हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए उत्तरदायी हैं, और उनमें से भी मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूं, शायद मैंने आपको बता दिया था, नहीं भी बताया था तो एक बार और बता दे रहा हूं कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है या जिनका विशिष्ट योगदान होता है जैविक क्रियाओं में। तो वो है, यहां लिख देता हूं मैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और एक और बचा हमारा फास्फोरस। ये ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनका विशिष्ट योगदान है किसमें, जिनका विशिष्ट योगदान है जैविक तंत्र में, विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, जिन लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए अब चलते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब भैया कैसा लेवल, ये कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक यहां हम देखेंगे कि एक लिविंग सेल से कैसे टिश्यू का निर्माण हुआ, कैसे इसकी प्रोसेस क्या है ना। तो सबसे पहली चीज, सबसे जो छोटा लेवल इसमें आता है वो है क्या, एटम। क्या लेवल है वो, एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड लेवल है वो है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। अगर कभी आपसे कोई पूछेगा इसके लेवल के बारे में तो आप उसे बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बाद कौन सा आता है, एक लिविंग सेल का निर्माण हुआ भैया, एक लिविंग सेल का निर्माण हुआ, हो गया लिविंग सेल का निर्माण। ये लीजिए, जब एक लिविंग सेल का निर्माण हुआ तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका ही मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ये लीजिए, एक टिश्यू का निर्माण हो गया। जैसे ही टिश्यू का निर्माण हुआ मेरे भाइयों, जैसे ही टिश्यू का निर्माण हुआ वैसे ही क्या हो गया, एक जब टिश्यू बन गया तो अब आप यहां से दिमाग लगाइए कि क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना। यहां तक समझ में आ गया। जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए क्या पॉपुलेशन डेवलप होगी कि नहीं होगी, क्या डेवलप होगी, पॉपुलेशन।
जैसे ही पॉपुलेशन डेवलप हुई वैसे ही आप मुझे यहां से अब बताइए कि जैसे ही पॉपुलेशन जब डेवलप होती है तो एक कम्युनिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? एक कम्युनिटी डेवलप होती है मेरे भाई। जैसे ही कम्युनिटी डेवलप हुई, जब कम्युनिटी तक हम पहुंच गए हैं तो इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम का है ना निर्माण होगा। फिर इसके बाद जो है तो क्या? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक, यहां तक ये चीजें क्लियर होगी। तो यदि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की कोई बात करता है, उसमें यदि पूछता है कि सबसे छोटा लेवल इसका क्या है, तो आप उसे बताएंगे क्या कि सबसे छोटा लेवल इसका क्या है? एटम। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे एक कि हमारी जो क्या है, जब जीवन चलता है तो जीवन चलने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे जिसको हम बोले कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है भैया? अब ये बड़े मॉलिक्यूल्स क्या है? ये ऐसा लगता है कि हमने नया सुना है, तो चलिए उसके भी देख लेते हैं, उसके बारे में। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जा रही है यहां, तो भाई मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या है जो हमको पढ़ना जरूरी है? बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख सकते हैं, जैसा आपको पढ़ना हो, जैसा आपको समझना हो। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी जो डाउट्स हैं वो सभी सॉल्व किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं मेरे भाई? छोटे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, ग्लूकोज, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं छोटी मॉलिक्यूल्स में। बड़े मॉलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन है ना, स्टार्च, कौन कौन से हो गया? प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, और आपका सेल्यूलोज, ये सभी किसमें आते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि नहीं? आप मुझे बताइए। ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां तक सभी के समझ में आ गया है? जो भी क्वेरीज हो, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, इनमें कोई ज्यादा इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ते ही आ रहे हैं इन चीजों को, है ना। थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको नई इसमें मिली हो, लेकिन बाकी सारी चीजें वही हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स भी मैंने आपको बता दिए। अब आगे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो टॉपिक आने वाला है, क्योंकि ये भी सिर्फ छोटी छोटी बातें ही बताई जा रही थी आपको। अब देखिए, अगर लॉन्गेविटी देखें, लॉन्गेविटी, एजिंग, है ना, तो आपने देखा होगा जैसे कुछ इसमें मैं वो चीज बता रहा हूं कि जैसे कुछ जो आपने प्लांट्स देखा, एनिमल्स देखे, इस बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव इस हमारे वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और सभी की संरचना, सभी का नेचर, यानी सभी का स्ट्रक्चर, सभी का नेचर, सब कुछ अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पूरे एटमॉस्फेयर में, इस पूरे बायोस्फीयर में जो जीवों हैं, जीवों की विविधता आपको इतनी देखने के लिए मिलेगी। तो क्वेश्चन
दो क्वेश्चन आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। जो हमने पढ़ा है उनमें से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो दो क्वेश्चन कौन से हैं वो आप जानेंगे। तो जैसे देखिए, कुछ जो ऑर्गेनिज्म और उनकी एवरेज लाइफ पीरियड के बारे में देखें। एवरेज लाइफ पीरियड, कुछ एवरेज लाइफ पीरियड देखते हैं। सभी का जब जीव जन्म लेता है तो उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है, एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है ना। सजीवों का ये एक लक्षण है, जन्म से लेकर और उनके मृत्यु होने तक का। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें प्लांट्स की भी हम बात करेंगे और इसमें एनिमल्स की भी बात करेंगे। जैसे देखिए आपका वीट, वीट का एवरेज लाइफ पीरियड कितना होता है मेरे भाई? 5 मंथ होता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे 5 मंथ होता है। इसके बाद राइस, राइस का एवरेज लाइफ पीरियड कितना होता है मेरे भाई? 4 मंथ्स होता है। 4 मंथ्स होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए बनियान ट्री, बनियान ट्री का एवरेज लाइफ पीरियड आपको देखने का मिलेगा 200 ईयर्स। 200 ईयर्स। मनुष्य का कितना होता है? मनुष्य का अब का जो लाइफ पीरियड, एवरेज जो लाइफ पीरियड लगाया गया है वो 70 ईयर्स लगाया गया है ना। लेकिन बनियान ट्री का कितना लगाया गया है? 200 ईयर्स, है ना सोचने वाली बात। पीपल, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा। पीपल के पेड़ की जो एवरेज लाइफ पीरियड होती है वो 2000 ईयर्स होती है। सोचिए 2000 साल तक ये जो पीपल का पेड़ है वो जिंदा रह सकता है। अगर हमारी उम्र 2000 साल हो जाए तो हम क्या करेंगे अपने 2000 सालों में? अभी 70 ईयर्स, 100 ईयर्स में जीवन ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा जीवन है, कैसे कैसे अपने जीवन को हम बिताएंगे। एक ये प्रॉब्लम, एक वो प्रॉब्लम, और दुनिया में दुनिया भर की प्रॉब्लम पूरे माइंड में घूमती रहती हैं, है ना। और हमको लगता है कि यार कितना बड़ा लाइफ है, कितना बड़ा जीवन है, कैसे कैसे अपने जीवन को इस चलाएंगे, कैसे कैसे जीवन को बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई हर चीज का सॉल्यूशन इस दुनिया में है, इसलिए सॉल्यूशन ढूंढिए। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये कुछ एवरेज लाइफ पीरियड हमने देखी, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स की भी हमने इसमें बात कर ली, है ना। तो वीट देखा, राइस देखा, बनियान, पीपल हो गया। और जैसे देखिए एक और चीज बताऊं, आपने नाम सुना होगा हिप्पोपोटामस, जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस का जो एवरेज लाइफ पीरियड होती है वो कितनी होती है? 50 ईयर्स होती है। कितना होता है मेरे भाई? 50 ईयर्स होता है, ठीक है। अब ये एजिंग क्या है? एजिंग क्या है मेरे भाई? इसमें मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूं। वो थ्योरी है इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके लिए थ्योरी ऑफ एजिंग की बात कर लेते हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ एजिंग में क्या है भाई? ये सारी चीजें आप नोट करते चलें, है ना, क्योंकि जब आप इसका घर जाके रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे समझ में नहीं आई, जो मुझे क्वेश्चन करना चाहिए इससे रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसलिए बोलता हूं। अब मैं क्या बताने वाला था आपको? मैं बताने वाला था थ्योरी ऑफ एजिंग। थ्योरी ऑफ एजिंग, तो 19th सेंचुरी में, कब मेरे भाई? 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में एक आपको नाम याद रखना है। कौन सा नाम याद रखना है? मैक्स रबनर। मैक्स रबनर ने 19th सेंचुरी में एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के बारे में क्या बोला गया या क्या बताया गया? तो उन्होंने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव रहते हैं, यानी कि समस्त जो मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो अपने पूरे जीवन काल में
अपने जो उनका वेट होता है, देखिए जो मैमल्स हैं अपने पूरे जीवन काल में जो जितना भी इनका वेट होता है अपने वेट के अनुसार ही प्रति किलो जो कैलोरी ऊर्जा है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक स्केलिंग थ्योरी है, इसी से रिलेटेड एक स्केलिंग थ्योरी है। तो स्केलिंग थ्योरी क्या बोलती है कि जो श्वसन दर होती है, यानी कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और जो आपकी हृदय की स्पंदन दर होती है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, हृदय स्पंदन दर, जिससे आपके जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। जो श्वसन दर है, जो स्पंदन दर है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, जैसे जैसे लाइफ में ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होता है, वैसे ही जो श्वसन दर और स्पंदन दर होती है वो समय के साथ, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के साथ ही 3/4 भाग में क्या होती है, वृद्धि करती है। 3/4 भाग में वृद्धि करती है। समझ में आ गया? दोनों थ्योरी समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, या हो सकता है पूछा जाए, या हो सकता है कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। जैसे भाई क्या पढ़ रहे हो, बोलोगे कि मैं 11th क्लास में हूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूं, बताइए। तो उन्होंने क्वेश्चन आपसे किया कि जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, अंग जब प्रत्यारोपण किया जाता है तो आप मुझे बताइए कि अंग का प्रत्यारोपण करते समय जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो एक, जैसे पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि अंग प्रत्यारोपण करते समय जो क्लिनिकल डेथ है और जो बायोलॉजिकल डेथ है, दो चीज याद रखना कि अंग प्रत्यारोपण हमेशा क्लिनिकल डेथ के बाद और बायोलॉजिकल डेथ के पहले किया जाता है। वाई? क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो वो हमेशा क्लिनिकल डेथ के पहले, क्लिनिकल डेथ के पूर्व और बायोलॉजिकल डेथ के, सॉरी, क्लिनिकल डेथ के बाद और बायोलॉजिकल डेथ से पहले अंग प्रत्यारोपण क्यों किया जाता है। अब यहां आप दो चीज पढ़ेंगे, पहला तो हो गया क्लिनिकल डेथ क्या है और बायोलॉजिकल डेथ क्या है। पहले इन चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको इन चीजों के बाद इसका आंसर मिल जाएगा अंग प्रत्यारोपण का। तो देखिए, क्लिनिकल जब डेथ होने का मतलब क्या है, जब कभी हृदय की गति क्या हो जाए, रुक जाए। दूसरी चीज, जब कभी हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाए, रुक जाए। इसके अलावा नाड़ी की गति रुक जाए, जो हमारी आंख की पुतली होती है, पिपल्स का फैल जाना, ये सब सारी चीजें जब होती हैं तो हमारी जो पिपल्स होती है, जो आपकी पुतली होती है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इन सभी चीजों का रुक जाना ही क्या कहलाता है, इन सभी चीजों का बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्लिनिकल डेथ कहलाता है। ठीक है, तो क्लिनिकल डेथ के बाद अंग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो बायोलॉजिकल डेथ है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये बायोलॉजिकल डेथ क्या है, तो बायोलॉजिकल डेथ को आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनका नष्ट हो जाना, उनकी डेथ हो जाना, वही है क्या, बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, होता क्या है कि जब क्लिनिकली रूप से कोई डेथ होती है ना, किसी की मृत्यु होती है, तो उनमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं,
और ये सेल्स कुछ टाइम तक क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। कुछ टाइम तक ये हमारी बॉडी जब डेथ हो जाती है क्लिनिकली, तो हमारी सेल्स कुछ टाइम तक जीवित रहती हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब सेल्स जीवित रहती हैं, अगर ये सेल्स क्या हो जाए, डेड हो जाए, अगर ये सेल्स डेड हो जाए तो फिर अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई है, उससे पहले यदि आप अंग का प्रत्यारोपण कर सकते हैं तो सही है। लेकिन क्लिनिकल डेथ के बाद और बायोलॉजिकल डेथ के पहले क्यों किया जाता है, अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जिसको करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं जो हमने बात की थी लीनियस के बारे में, कैरोलस लीनियस। क्या आप जानते हैं कैरोलस लीनियस का पूरा नाम क्या है? कैरोलस लीनियस का पूरा नाम क्या है, बताइए। पहले हम नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज को आप यहां नोट कर लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछा जाता है कि कार्ल वॉन लिने, कार्ल वॉन लिने किसका पूरा नाम था? तो ये है कैरोलस लीनियस का पूरा नाम था क्या? कार्ल वॉन लिने। ठीक है, इनका नाम अब कैरोलस लीनियस कैसे पड़ा? तो जब इन्होंने जो सिस्टम दिया था, कौन सा सिस्टम दिया था? इन्होंने सिस्टम दिया था बायनोमियल। जब सिस्टम इन्होंने दिया था, यानी कि जब द्विनाम पद्धतिकरण इन्होंने किया था, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? कैरोलस लीनियस रख लिया था। तो इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल वॉन लिने, जिन्होंने बिनोमियल सिस्टम के बारे में हमको बताया था। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे, बिनोमियल सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आइए, नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। कोई भी जीव है, तो जैसे आप किसी भी जीव के ले लीजिए, जैसे ह्यूमंस के लीजिए, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि आपका घर में कुछ दूसरा नाम है ना, और जब वैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है, कुछ दूसरा नाम चलता है। तो इसके दो मेथड चलते हैं। इसमें पहला जो मेथड होता है वो या तो कॉमन नेम होगा, क्या होगा? कॉमन नेम हो सकता है। सेकंड साइंटिफिक नेम हो सकता है। साइंटिफिक नेम हो सकता है, ठीक है। जैसे कॉमन नेम ऐसा है कि वो पर्टिकुलर उस एरिया से ही क्या होगा, जो कॉमन नेम होगा वो उसी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। हम जो आम बोलचाल की भाषा में किसी भी जीव का नाम या किसी भी प्लांट्स का नाम जो अपने उस एरिया में बोलते हैं, वो नाम हो सकता है। अब उस नाम को दूसरे किसी कंट्री में या कि दूसरे किसी शहर में कुछ और बोला जाता हो, तो इससे क्या होता है, दिक्कत होती है ना। क्योंकि यदि हम दूसरे कंट्री की लैंग्वेज या किसी दूसरे स्टेट की लैंग्वेज यदि नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसका नाम नहीं जान पाएंगे, चाहे भले ही वो जीव वही हो। जब हम उसको आंखों से देखेंगे तभी उसके बारे में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जैसे आपने नाम सुना होगा उसका
गौरैया। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम लिखिए, पैसर डोमेस्टिकस। पैसर डोमेस्टिकस। अब ये जो इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसको अपने भारत में क्या बोला जाता है? गौरैया बोला जाता है। ठीक, अपने इंडिया में बोला जाता है गौरैया। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं कि इंग्लैंड में इसको क्या बोला जाता है भैया, अभी हम सिर्फ कॉमन नेम की बात करेंगे। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम मैंने बता दिया है। अभी साइंटिफिक नेम के बारे में भी समझाऊंगा, इसलिए मैंने साइंटिफिक नेम बता दिया है। तो इंग्लैंड में इसको क्या बोला जाता है? इंग्लैंड में इसको बोला जाता है हाउस स्पैरो। नोट कर लीजिए, कभी आपसे कोई पूछता है इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, इसको हाउस स्पैरो बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेन की, तो स्पेन में इस गौरैया को क्या बोला जाता है? ये एक भारतीय पक्षी है, क्या बोला जाता है? पार्डल, PARDAL, पार्डल। तो देखिए, नाम वही है, जीव वही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। अपने इंडिया में क्या बोला जाता है? बैक गौरैया। इंग्लैंड में क्या बोला जाता है? हाउस स्पैरो बोला जाता है। स्पेन में क्या बोला जाता है? पार्डल बोला जाता है। ठीक, तो ये नॉमेनक्लेचर जब किया गया तो उसमें कॉमन नेम जब रखे गए तो कॉमन नेम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, है ना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब उसका साइंटिफिक नेम बताया गया, एक होता है साइंटिफिक नेम रख देना। साइंटिफिक नेम रख देने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गौरैया का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैसर डोमेस्टिकस, या ह्यूमंस का लेते हैं। ह्यूमंस का क्या है? होमोसेपियंस होता है ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इस साइंटिफिक नेम में ये जो आपको पैसर दिख रहा है, ये इसका क्या है? जेनेटिक नेम है। क्या है इसका? जेनेटिक नेम है। और ये जो आपको डोमेस्टिकस दिख रहा है, डोमेस्टिकस क्या है? इसका स्पीसीज नेम है। क्या है? स्पीसीज नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जब रखे जाते हैं तो पहला जो उसका वर्ड होता है वो हमेशा आप याद रखना कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बाकी सारे वर्ड किस में लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, पहला वर्ड हमेशा जेनेटिक नाम को दर्शाता है और जो दूसरा वर्ड होता है उसमें स्पीसीज का नाम हम देख सकते हैं। तो इन्हीं से पता लगाया जा सकता है कि ये किस वर्ग का, किस कुल का, किस फाइलम का सदस्य है। ठीक, तो वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जो कॉमन नेम होते थे उनसे किसी भी जीव के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि हर जगह उसके अलग अलग नाम थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इन सब का क्या कर देते हैं? नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, एक पूरा क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और इसमें सभी जीवों के साइंटिफिक एक नाम रख दिए जाएं, जिससे पहला जो वर्ड है वो जेनेटिक नेम हो जाए और जो सेकंड वर्ड है वो कौन सा नेम हो जाए? स्पीसीज नेम हो जाए। ठीक है, तो सबने बोला कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि हमारी इस पूरी जो एटमॉस्फेयर है या कहें कि इतना बड़ा जो पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं, और अभी तक करीब 4 लाख से ज्यादा प्लांट्स और करीब 10 लाख से ज्यादा एनिमल्स के बारे में बात पता की जा चुकी है ना। और भी धीरे धीरे करके डिफरेंट टाइप के जीव क्या होते हैं खोजे जा रहे हैं। और जो हमारा अर्थक्रस्ट होता है, तो अर्थक्रस्ट में जो फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉसिल्स से क्या पता लगाया जाता है? विभिन्न टाइप के जीवों के बारे में पता चलता है कि कौन सा जीव कितना पुराना है, उसके डीएनए की जांच करके, क्योंकि जो डीएनए का आपने पढ़ा होगा, डीएनए के बारे में कुछ ऐसा डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें नाइट्रोजनस जो क्षारक होते हैं वो कोडिंग में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, और इसी के द्वारा, इसी डीएनए से क्या किया जाता है? पूरा पता लगाया जाता है कि ये जीव कितने साल पुराना है, कब का है। ये सारी चीजें डीएनए से हमको पता चल जाती है।
है ना। अब ये डीएनए क्या होता है कि एक जीव से दूसरे जीव में ये स्थानांतरित होता रहता है। कब? जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होगा तो इन्हीं यही जो डीएनए है जो हमारे क्रोमोसोम्स में मौजूद है, इन्हीं डीएनए से क्या हो जाता है, किसी दूसरी संतति का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो किसी दूसरी संतति का निर्माण होगा और यही डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। तो जेनेटिक नेम आपको पता चल गया इसका और स्पीसीज नेम इसका पता चल गया। अब इसमें जो पद्धति आई नॉमेनक्लेचर की ही हम बात करेंगे। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। सस्ता चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए एक चीज आपको बताऊं कि जो भी जेनेटिक नेम होते हैं और स्पीसीज नेम होते हैं वो हमेशा लैटिन या ग्रीक वर्ड में या लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिखा जाता है ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये ऐसी लैंग्वेज होती है, इसलिए ये सभी लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती है। अगर कोई आपसे कभी पूछता है कि लैटिन लैंग्वेज यूज क्यों की जाती है तो इसका आपको बताना है कि वो डेड लैंग्वेज होती है जिसमें परिवर्तन असंभव है। ठीक है। अब इसके बाद तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर, है ना। क्यों ये जो हमने सिस्टम अभी बात की थी, अभी हमने केवल जो द्विपद्धतिकरण सिस्टम की ही बात की है ना। तो इसमें आपको एक चीज इसके पहले मुझे ये समझाना था कि आखिर इस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे देखिए आप अपने पुस्तकालय में, लाइब्रेरीज वगैरह में बुक्स रखी रहती है ना, तो सभी का एक कॉर्नर बना रहता है कि ये जो कॉर्नर है वो साइंस कॉर्नर है, ये मैथ्स कॉर्नर है, ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है, ये जियोग्राफी है। तो वो जैसे आपको जियोग्राफी की बुक ढूंढना है तो आप जियोग्राफी वाले कॉर्नर में जाएंगे और वहां बुक आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर सारी बुक्स ऐसी ही पड़ी हो और आपको उसमें जियोग्राफी ढूंढना हो तो आपको कैसे पता कि वो जियोग्राफी वाली जो बुक है वो यहाँ है या उस कॉर्नर पे है या उस कॉर्नर पे है? तो उनको व्यवस्थित ढंग से क्या किया गया है, वहां जमाया गया है जिससे परेशानी ना हो बुक्स को ढूंढने में, है ना। इसीलिए जैसे ही वहां आपने एक क्रमबद्ध क्या देखा, सिस्टम देखा, है ना, कि उस सिस्टम में सारी बुक्स क्या होती हैं, जमी हुई होती हैं। उसी तरह हमारी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जिनका अध्ययन कर पाना मुश्किल है। इसलिए उनको रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि जिस कुल का भी हो, जैसे उनका आकार हो, जैसे तो उनका नेचर हो, उनको उनके नेचर के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अब वर्गीकरण की जब आवश्यकता पड़ी तो दो चीजें तो मैंने आपको बता दी। एक वैसे एक ही चीज बताई है, बायनॉमिनल सिस्टम जो है ना। तो इसके बाद की जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से सिस्टम आए उसका हम अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक में और भी जैसे हर्बेरियम वगैरह, है ना, बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये चैप्टर 2 पीरियड्स में हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि हमको 12 पीरियड्स में फर्स्ट से लेकर और 4th तक पूरा कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही दी गई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंच पाएगी। तब तक के लिए